हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें हम पढ़ेंगे फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिजन मेथड। फिजन मेथड कैसे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक्चुअली इसके पहले हमने स्टडी किया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और वहां पे हमने स्टडी किया है हर एक एनिमल का मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग होगा। एंड ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंड है बॉडी डिजाइन के ऊपर, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड है कि वो ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, किस तरह का रिप्रोडक्शन दिखाएगा। जैसे कि हमने दो एक्टिविटीज को स्टडी किया था, एक ईस्ट का और एक ब्रेड का। तो ईस्ट में देखा हमने कि वो ऑर्गेनिज्म बडिंग प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है, एंड ब्रेड मोल्ड में देखा था राइजोपस जो फंगस है वो स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन करता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के उसके बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे हम बहुत सारे टाइप्स उसके सीखने वाले हैं। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे फिजन। इट इज अ मेथड वेयर unicellular organisms divides and forms two or more new individuals। ये एक ऐसा मेथड है जहां पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं, ब्रेक होते हैं। एक तो टू देते हैं, नहीं तो टू से ज्यादा मोर न्यू इंडिविजुअल्स भी देते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग टाइप पे। इसीलिए फिजन इज ऑफ टू टाइप्स। फिजन मतलब एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके एक तो दो देगा, नहीं तो दो से ज्यादा देगा, नहीं तो मोर दो से ज्यादा देगा। तो इसी के बेसिस पे हम फ्यूजन को फिर से डिवाइड कर रहे हैं दो टाइप में, टू टाइप्स में। पहला है बाइनरी फ्यूजन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइनरी, बाय मतलब टू। सो बाइनरी फ्यूजन मतलब ये ऐसा फ्यूजन है जहां पे एक से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो न्यू इंडिविजुअल्स को देता है। एंड दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, दो से ज्यादा, मोर। तो यहाँ पे ये ऐसा फ्यूजन है जहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मोर न्यू इंडिविजुअल्स को तैयार करेगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ये दोनों भी टाइप अभी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। जो भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में एक तो फ्यूजन नहीं तो सेल डिवीजन होता है। फ्यूजन सेल डिवीजन एक्चुअली दोनों सेम ही प्रोसेस है। सो इस मेथड से ही न्यू इंडिविजुअल तैयार होता है। Many different patterns of fusion have been observed। फ्यूजन के भी बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स है जिसको हम स्टडी करेंगे अभी। Many bacteria and protozoa simply splits into two equal halves during cell division। बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे हमारे पास ई कोलाई है, नहीं तो प्रोटोजोआ जैसे हमारे पास अमीबा है, ये सभी क्या होते हैं? सिंपली सिर्फ दो इक्वल हाल में कट होते हैं और सेल डिवीजन हो जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है जो भी थोड़े बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर बहुत सारे प्रोटोजोआ है, इनमें सेल डिवीजन बहुत सिंपल है, सिर्फ वो कट होते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, हो गया रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, तो अमीबा को हम देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन। आपको तो पता है अमीबा हमने बहुत हमारे पहले से स्टडी कर रहे लोअर स्टैंडर्ड से। अमीबा को कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो बाइनरी फ्यूजन होता है, वो कैसे होता है? वो अमीबा स्प्लिट होता है और दो सेल में डिवाइड होता है, लेकिन जब वो स्प्लिट हो रहा है तो उसका कोई प्लेन नहीं है, इस प्लेन में कट होना है, नहीं तो वर्टिकली होना है, नहीं तो हॉरिजॉन्टली होना है, ऐसे कोई प्लेन ही नहीं है। वो कौन से भी प्लेन में कट होता है और दो इक्वल पार्ट्स को, दो इक्वल हाफ्स को तैयार करता है, और वो दो इक्वल हाफ फिर से न्यू अमीबा तैयार होते हैं। तो इसी को हम और थोड़े डायग्राम्स के साथ स्टडी करेंगे।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो पहला मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो अमीबा का है, आगे लेशमानिया का है, उसके आगे प्लाज्मोडियम का है। इसको हम बाद में स्लोली स्लोली नोट्स के साथ स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखेंगे अमीबा। अमीबा में जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बाइनरी फ्यूजन होता है, सो ये है हमारे अमीबा का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं इसको कोई फिक्स शेप नहीं है, ये कौन सा भी शेप ले सकता है। तो ये जो अमीबा है यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले स्टार्ट होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। तो ये जो सेंटर पे है ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है वैसे वैसे स्लोली ये सभी साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे ये जो भी है ये सभी साइड में जो है ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जैसे जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है, दो अमीबा तैयार होने के प्रोसेस शुरू होता है। तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऐसे हमारे दो अमीबा मिलते हैं। सो ये हो गए, एक अमीबा से दो अमीबा तैयार होते हैं। तो मैंने आपको बोला अमीबा को कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, इसीलिए ये अमीबा कौन से भी प्लेन में कट हो सकता है। जैसे कि एक तो अमीबा ऐसे कट हो सकता है, नहीं तो एक तो अमीबा ऐसे कट हो सकता है, नहीं तो ऐसे कट हो सकता है, नहीं तो ऐसे कट हो सकता है। कैसे भी कट हो जाएगा, कौन से भी प्लेन में कट हुआ तो भी हमें इसके दो इक्वल हाफ्स ही मिलेंगे। तो ये हो गया इन केस ऑफ अमीबा। सो अमीबा के केस में ऐसे सेल डिवीजन होता है। तो ये कौन सा डिवीजन है, ये कौन सा फ्यूजन है, ये बाइनरी फ्यूजन है। एक पेरेंट है एंड डिवाइड होके हमारे पास दो न्यू अमीबा तैयार होते हैं, दो न्यू इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं। तो इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लेशमानिया। लेशमानिया में भी बाइनरी फ्यूजन ही होता है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है वो हम पहले देखेंगे। तो यहाँ पे हम हमारे नोट्स को फिर से देख सकते हैं। तो हमने अमीबा का तो स्टडी किया है, तो अभी आगे जाएंगे। हावेवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो somewhat more organization of their bodies such as seen in leishmania। अमीबा में इसका कोई शेप नहीं है, इसीलिए कौन से भी प्लेन में डिवाइड होता है। लेकिन थोड़े यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर शेप है, उनका बॉडी एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड है। और उस ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि एग्जांपल है लेशमानिया। इस लेशमानिया में विच कॉजेज काला आजार, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक डिसीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं काला आजार। इसको एक पर्टिकुलर शेप है उसका, और उसमें जो सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, वो पर्टिकुलर प्लेन में ही होता है। हम डायग्राम के साथ भी इसको स्टडी करेंगे। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर, इसको एक फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर है एट वन एंड ऑफ द सेल। उसके सेल के एक साइड पे एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड उसी विप लाइक स्ट्रक्चर से ही सेल डिवीजन होता है। सो इन सच ऑर्गेनिज्म binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures। तो जो भी कोई ऑर्गेनिज्म में ऐसे कोई स्ट्रक्चर रहता है, उनका कोई फिक्स ओरिएंटेशन रहता है, तो उन ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवीजन हो जाएगा वो उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही होगा। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं लेशमानिया। तो इसी को हम अभी डायग्राम्पल के साथ स्टडी करेंगे। तो अभी हम स्टडी करेंगे लेशमानिया। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे भी ये एक लेशमानिया है और डिवाइड होने के बाद हमें दो मिले हैं। तो ये हमारा सिंगल पेरेंट था एंड दो इंडिविजुअल्स मिले थे। तो इसका मतलब ये भी बाइनरी फ्यूजन ही है। लेकिन अमीबा और लेशमानिया में क्या फर्क है ये अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा पेरेंट है, यहाँ पे ये जो फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं विप। तो ये यहाँ पे इस एंड पे है, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे जो भी है ये सभी साइटोप्लाज्म है, ये इसका दूसरा एंड है। तो जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पहले ये पेरेंट का विप है और एक छोटा सा विप तैयार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा विप तैयार होता है, ग्रो होने के लिए स्टार्ट होता है। उसी टाइम
न्यूक्लियस डिवाइड होके दो होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होके दो होते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने के लिए चालू होता है। लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे होता है, वो कौन से भी प्लेन में नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है जहां से विप है, तो ये इसका पेरेंट विप था, और ये जो विप है ये नया तैयार हुआ है। तो विप कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसी विप के डायरेक्शन में ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हुआ है वो करेक्टली अरेंज्ड है इस विप के ओरिएंटेशन में। तो ऐसे डिवाइड होने के लिए स्टार्ट होता है एंड देन फाइनली क्या होता है, दो लिश्मानिया तैयार होते हैं। एक अपना जो भी विप है वो ले लेगा जो ओरिजिनल था, और निव विप जो तैयार हुआ है वो निव इंडिविजुअल को मिलेगा। जो दो न्यूक्लियस तैयार हुए थे वो दो न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन का ही है, जैसे अमीबा है। लेकिन अमीबा में कोई भी प्लेन नहीं है, दिस कैन डिवाइड इन एनी प्लेन। अमीबा कौन से भी प्लेन में डिवाइड हो, क्योंकि उसको कोई शेप ही नहीं है। लेकिन लेशमानिया को एक पर्टिकुलर शेप है, उसमें एक विप है, तो इसीलिए इसमें जो भी फ्यूजन होता है, जो भी डिवीजन होता है, वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही होता है। और यहाँ पे कौन सा है ओरिएंटेशन, ये विप के अलोंग होता है। जहां पे विप है, जिस एंड पे विप है, उसके अलोंग ही उसका डिवीजन होता है। तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड लेशमानिया। तो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो हम अभी आगे देखेंगे अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज द मलेरियल पैरासाइट। और एक दूसरा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया का पैरासाइट है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड होके दो न्यू इंडिविजुअल्स नहीं दे रहा है, वो डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स को साइमल्टेनियसली तैयार करता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड फ्यूजन, जो उसका नाम है मल्टीपल फ्यूजन। तो ये प्लाज्मोडियम साइमल्टेनियसली डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स को तैयार करता है बाय यूजिंग मल्टीपल फ्यूजन। Yeast, on the other hand, can put on a small bud and separate and grow further. लेकिन जो ईस्ट है वो ईस्ट क्या कर रहा है, ईस्ट के ऊपर एक छोटा सा बड तैयार होता है एंड फिर वो सेपरेट होके अपने आप ग्रो होने के लिए स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्लाज्मोडियम में कैसे होता है एंड ईस्ट में। ईस्ट का मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका कहने का मतलब है कि ये सभी कैसे हो रहे हैं एंड ईस्ट में कैसे हो रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। इसी प्लाज्मोडियम को डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जैसे कि मैंने अभी आपको बोला ये मल्टीपल फ्यूजन दिखाता है। तो ये हमारा प्लाज्मोडियम है। ये क्या है, ये पैरासाइट है मलेरिया का। ये एक प्लाज्मोडियम है। जब ये मैच्योर होता है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो साइमल्टेनियसली डिवाइड होके बहुत सारे डॉटर सेल्स को तैयार किया है। साइमल्टेनियस डिवाइड मतलब अगर ये एक न्यूक्लियस है तो ये डिवाइड होता है और इसके दो तैयार होते हैं। फिर ये दो क्या करते हैं, ये फिर से ये डिवाइड होता है, ये इसका डिवाइड होता है और ये तैयार हो जाएंगे चार। हर एक फिर से न्यूक्लियस डिवाइड होता है और चार के हो जाएंगे आठ, फिर 16 हो जाएंगे और ऐसे बढ़ते जाएंगे, साइमल्टेनियसली डिवाइड होते जाएंगे और बहुत सारे डॉटर सेल्स को तैयार करेगा। एंड एक बार इसका प्रोसेस हो गया तब ये बर्स्ट हो जाएगा और पूरे के पूरे डॉटर सेल्स बाहर आ जाएंगे और हर एक डॉटर सेल इंडिविजुअली और एक प्लाज्मोडियम तैयार करे हो जाएंगे, इंडिविजुअली प्लाज्मोडियम हो जाएंगे। तो ऐसे होते होते बहुत सारे प्लाज्मोडियम तैयार करेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मल्टीपल, ये है मल्टीपल फ्यूजन। तो जो हमने पहले देखा वो बाइनरी फ्यूजन थे। बाइनरी फ्यूजन हमने देखा अमीबा में एंड हमने देखा लेशमानिया में एंड इसमें हमने देखा मल्टीपल फ्यूजन।
अभी हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे वो है फ्रैगमेंटेशन मेथड इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विथ relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. इसका मतलब है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, उनमें ये सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स वर्क करते हैं, जैसे कि फ्रैगमेंटेशन. Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा का लिया है जो कि एक्चुअली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो यहाँ पे ये जो भी आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्पाइरोगैरा का है. यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग सेल्स रहते हैं, वो एक हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो ये जो स्पाइरोगैरा है ये यहाँ पे एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये क्या करता है, जैसे ये मैच्योर होता है ये सिंपली ब्रेक होता है और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होता है. दीज पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, मतलब वो हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होता है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. भले ही ये स्पाइरोगैरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसमें हम इसको ब्रेक करके अलग अलग इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम नहीं कर सकते. दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल. सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल बाय सेल कट नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते. द रीजन इज दैट many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. जैसे यहाँ पे स्पाइरोगैरा है वैसे ही सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल्स का रैंडम कलेक्शन नहीं है. स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑर्गन्स and organs are organized to form organized system, organ system. तो यहाँ पे कहने का मतलब है स्पाइरोगैरा जो है ये बहुत सिंपल है, मल्टीसेलुलर है, लेकिन इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है, जिसकी वजह से हम इसको सिंपली ब्रेक करके पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर एक पीस एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो हो सकता है. लेकिन जो बाकी सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे तैयार हुए, वो सिर्फ एक रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल का. इनमें सेल्स कंबाइन होके टिश्यू तैयार होते हैं, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन तैयार होते हैं, ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम होता है और फिर वो ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. तो इनमें हम सिंपली ब्रेक करके पीसेस में कन्वर्ट करके वो पीसेस को न्यू इंडिविजुअल में ग्रो नहीं कर सकते, which then have to be placed at a definite position in the body. जैसे कि आप ह्यूमंस का एग्जांपल ले सकते हो. ह्यूमंस में हार्ट एक ऑर्गन है, किडनीज ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, तो ये हर एक अपने अपने जगह पे फिक्स है, उनका वो जगह वहां से नहीं छोड़ते, उनका पोजीशन वहां पे फिक्स है. अगर वो एनिमल सिंपली ब्रेक होते हैं तो वो ब्रेक हुआ पीस फिर से और एक ह्यूमन बीइंग नहीं दे सकता. ये हम सिर्फ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उतना ही देख सकते हैं. इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल. हम वैसे इमेजिन कर ही नहीं सकते एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर need to use more complex ways of reproduction. So जैसे जैसे organisms बहुत complex होते हैं वैसे वैसे उनका mode of reproduction भी complex होता जाता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा, इसको हम डायग्राम के हेल्प से स्टडी करेंगे. तो ये जो डायग्राम है ये एक स्पाइरोगैरा का है. तो ये कैसे रहता है आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि ये स्पाइरोगैरा है, ये इनके सेल वॉल है, तो ये एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे ये एक सेल है. तो यहाँ पे हर एक सेल के अंदर उनका उनका सेपरेट न्यूक्लियस रहता है. तो आप ये एक न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे हमें और एक सेल वॉल ड्रॉ करती हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है. एंड इसके अंदर
जो क्लोरोफिल है वो स्पाइरल शेप में अरेंज रहता है, ये जैसे कि ये वाला, और मैं और एक ड्रॉ करती हूँ जैसे कि ये वाला। तो ये जो है ये क्लोरोफिल है, तो मैं यहाँ पे लेबल करती हूँ। तो ये जो भी स्पाइरल आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्लोरोफिल है। एंड हर एक सेल में न्यूक्लियस रहता है, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस इस सेल का, यहाँ पे इस सेल का न्यूक्लियस है, एंड यहाँ पे ये इस सेल का न्यूक्लियस है। तो ये स्पाइरोगैरा जब मैच्योर होता है तो इमेजिन करो कि ये ब्रेक हो गया यहाँ से, तो हमें दो पीस मिलेंगे। तो ये हमारा एक पीस है एंड ये हमारा एक पीस है। तो ये दोनों पीस अलग अलग स्पाइरोगैरा देंगे। तो ये एक पीस ग्रो होता है एक इंडिविजुअल स्पाइरोगैरा में, ये एक पीस ग्रो हो जाएगा एक इंडिविजुअल स्पाइरोगैरा में। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज रीजनरेशन। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड है, मतलब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बट थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के केस में हम उनके बॉडी पार्ट्स को लेके न्यू इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं। That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individual। मतलब क्या है यहाँ पे, अगर ये ऑर्गेनिज्म किसी वजह से अगर ये कट हो गया या ब्रोक हो गया, थोड़े बहुत पीसेस में कट होता है, एक्सीडेंटली अगर कट होता है, तो उसका हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली जब कट होता है या फिर ब्रेक होता है पीसेस में, तो हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल देगा, एक सेपरेट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, अगर हमने हाइड्रा या फिर प्लानेरिया को यहाँ पे इमेजिन किया, कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस एंड ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज रीजनरेशन, जिसको अब हम डायग्राम में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अगर हाइड्रा का एग्जाम्पल ले ले और प्लानेरिया का एग्जाम्पल ले ले, ये ऑर्गेनिजम्स अगर एक्सीडेंटली कट होते हैं पीसीस में, तो हर एक पीस हाइड्रा का हर एक पीस एक न्यू हाइड्रा तैयार करेगा, प्लानेरिया का हर एक पीस एक न्यू प्लानेरिया तैयार करेगा। इसी को हम डायग्राम के हेल्प से इन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेंगे एग्जाम्पल प्लानेरिया का। ये जो है ये प्लानेरिया का डायग्राम है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, थोड़ा वेल डिफरेंशिएटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, डेवलप्ड है। तो यहाँ पे हम इसके आईज के जैसे यहाँ पे दो स्पॉट्स भी देख सकते हैं। ये आईज है। तो हमने स्पाइरोगैरा में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही था बट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स एनिमल है कंपेयर किए तो प्लानेरिया को। तो जब ये प्लानेरिया एक्सीडेंटली कट हो जाता है, इमेजिन यहाँ पे एंड यहाँ पे कट हो गया, तो ये प्लानेरिया 3 पीसेस में डिवाइड हो गया, इसके 3 पीस हो गया। ये एक हेड का पीस है, ये मिडल पीस है और ये टेल का पीस है। ऐसे इमेजिन करो, ये हेड पीस है, ये मिडल पीस है, टेल पीस है। तो ये जो 3 पीस तैयार हो गए हैं, ये जो ऊपर का पीस है ये अलग प्लानेरिया में ग्रो हो जाएगा, ये मिडल पीस है वो एक अलग प्लानेरिया में ग्रो हो जाएगा, और जो नीचे का पीस है वो एक और एक प्लानेरिया में ग्रो हो जाएगा। मतलब जो ऊपर का पीस है उसको हेड तो है, तो नीचे का पोर्शन स्टार्ट करेगा ग्रो होने के लिए। जो मिडल पोर्शन है उसको ऊपर हेड आने का ट्राई हो जाएगा, नीचे भी पोर्शन ग्रो होने के लिए ट्राई हो जाएगा, और जो नीचे का पार्ट है थर्ड पीस है उसको ऊपर का पोर्शन ग्रो होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और इस वजह से इस एक प्लानेरिया के 3 पीसेस से हमें टोटल 3 न्यू प्लानेरिया मिल गए। ऐसे ही अगर हमने हाइड्रा का एग्जाम्पल देखा, तो ये हमारा हाइड्रा है, और इस हाइड्रा को अगर कुछ हो गया या फिर एक्सीडेंटली ब्रेक हो गया, तो ये भी इमेजिन करो 3 पीस में कट हो गया। तो ये एक इसका अपर पार्ट है, अपर पीस है, ये मिडल पीस है और ये डाउन पीस है। तो ये तीनों पीसेस हमें
3 हाइड्रा देंगे। तो ये एक हाइड्रा मिल गया, ये एक हाइड्रा मिल गया और यहाँ पे ये एक हाइड्रा मिल गया। तो ये एक ऐसा मेथड है रीजनरेशन, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ पे थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म अगर एक्सीडेंटली कट होते हैं, ब्रेक होते हैं बहुत सारे पीसीस में, तो इसका हर एक पीस एक न्यू इंडिविजुअल देगा। अगर 4 पीस में हाइड्रा कर होते हैं तो हमें 4 हाइड्रा मिलेंगे। अगर 4 प्लानेरिया पीस देता है तो वो 4 पीस कन्वर्ट हो जाएंगे 4 प्लानेरिया में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। तो यहाँ पे ये जो रीजनरेशन प्रोसेस है, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ पे जो ये रीजनरेशन हो रहा है, ये एक थोड़े स्पेशल सेल्स रहते हैं, उनके वजह से हो रहा है। These cells proliferate and make large number of cells. तो ये जो एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है इन वेल डिफरेंशिएटेड एनिमल्स में, वो प्रोलिफरेट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को तैयार करते हैं। From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. So, यही मास ऑफ सेल्स जो यहाँ पे तैयार होते हैं, वो मास ऑफ सेल्स विल अगेन गिव वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज। मतलब ये मास ऑफ सेल्स जो तैयार होते हैं वो फिर से क्या करते हैं, अलग अलग सेल टाइप्स देते हैं और टिश्यूज तैयार करते हैं। और एक बार ये सभी सेल टाइप और टिश्यूज हो गए, वो सभी ऑर्गेनाइज होते हैं और हमें वो न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है। दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट। तो यही जो स्पेशल सेल है, ये स्पेशल सेल हमारे स्पाइरोगेरा में जो अनडेवलप्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है या फिर हमारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इनमें वो नहीं थे। सो ये स्पेशल सेल क्या कर रहे हैं, ये प्रोलिफरेट करके ग्रो करके बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स दे रहे हैं, जिसको हम मास ऑफ सेल बोलेंगे। और ये मास ऑफ सेल फिर से चेंजेस होकर थोड़े टिश्यूज तैयार करेंगे और ये टिश्यूज एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होके डेवलप हो जाएंगे और हमें न्यू ऑर्गेनिज्म देंगे। हावेवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन ये रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म कट होके बहुत सारे पीसेस दे रहा है और वो पीसेस से हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। मतलब ये जो कट होने का जो प्रोसेस है, ये जो ब्रेक होने का प्रोसेस है, ये एक्सीडेंटली होता है। जानबूझ के खुद ऑर्गेनिज्म खुद को कट नहीं करता। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म में एक्सीडेंट होता है और अचानक से वो ऑर्गेनिज्म कट होके 2 पीस होते हैं, तो वो 2 पीस 2 न्यू इंडिविजुअल तैयार करेगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनिज्म कट होता ही नहीं उसके लाइफ में, तो वो इस प्रोसेस को नहीं दिखाएगा। मतलब हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। सो रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, सिंस most organism would not normally depend on being cut up to be able to reproduce। मतलब ये जो प्लानेरिया और हाइड्रा है, ये रिप्रोडक्शन के लिए रीजनरेशन प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रहते। इसीलिए हम हाइड्रा में बडिंग प्रोसेस देखते हैं। बडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन जो रीजनरेशन प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट होता है तो ही हम वहां पे रीजनरेशन प्रोसेस देख सकते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लानेरिया, हाइड्रा ये रिप्रोडक्शन के लिए रीजनरेशन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। इसीलिए मैं और एक बार आपको ये सेंटेंस पढ़ा के बोल रही हूँ। हावेवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन का और भी कोई मेथड हमें इसमें दिखेगा, जैसे हाइड्रा में हम बडिंग पढ़ने वाले हैं। सो अभी हम जो नेक्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं वो है बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा, ये हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स रीजनरेटिव सेल्स को ही यूज करके रिप्रोडक्शन करते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। मतलब बडिंग जैसा और एक प्रोसेस है
वहां पे इसी रीजनरेटिव सेल्स को यूज करके रिप्रोडक्शन होता है। सो कैसे होता है? इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हाइड्रा में एक पर्टिकुलर साइट पे रिपीटेड सेल डिवीजन होता है। व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल डिवाइड होके दो होना, दो सेल डिवाइड होके चार, चार से फिर 8 होना। सो ये जो प्रोसेस है एक वन स्पेसिफिक साइट पे होता है, एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली रिपीटेडली सेल डिवीजन होते जाता है और इसके वजह से वहां पे एक आउटग्रोथ तैयार होता है। बड की तरह एक थोड़ा सा पोर्शन बाहर आता है, आउटग्रोथ तैयार होता है एंड उसी को हम बोलते हैं बड। These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent's body and become न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये जो बड है जो यहाँ पे तैयार होते हैं इस आउटग्रोथ की वजह से, ये बड एक छोटे से इंडिविजुअल में कन्वर्ट होते हैं, डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। एंड जब ये बड फुल्ली मैच्योर होते हैं, कंप्लीटली मैच्योर होते हैं, वो डिटैच होते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, पेरेंट बॉडी से टूट जाते हैं एंड देन दे बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो इसी को हम थोड़े डायग्राम के हेल्प से अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है हमारा मेन हाइड्रा, ये मेन हाइड्रा है, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट। ये पेरेंट हाइड्रा मेन है। तो इस हाइड्रा में एक पर्टिकुलर साइट पे, कहां पे भी हो सकता है, मैंने ये साइट यहाँ पे चूज किया। तो इस साइट पे एक सेल डिवाइड होके दो होते हैं, रिपीटेड सेल डिवीजन। ना इमेजिन करो ये एक सेल है, अब ये डिवाइड हो गए तो कितने तैयार होते हैं? हमारे पास दो सेल होते हैं तैयार। जब ये दो सेल डिवाइड होते हैं फिर कितने सेल तैयार होते हैं? फिर टोटल तैयार होते हैं 4 सेल। इसके 2 सेल हो गए यहाँ पे डिवीजन होके एंड फिर ये जो नीचे वाला सेल है ये भी डिवाइड हो गया तो इसके भी और एक 2 सेल होते हैं। सो टोटल कितने सेल हो गए यहाँ पे? 4। सो ऐसे अगर एक ही जगह पे होने लगा तो वहां पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं और उनको जगह नहीं मिलता, इसीलिए वो छोटा सा आउटग्रोथ दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होने की वजह से एक आउटग्रोथ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये है इसका आउटग्रोथ। तो ये जो भी आउटग्रोथ यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं बड। सो दिस इज कॉल्ड एज बड। एंड जब ये बड मैच्योर होता है, फुल्ली डेवलप होता है, तो यहाँ पे ये डिटैच होता है। ये पेरेंट बॉडी है यहाँ पे, सो दिस इज पेरेंट। एंड इस पेरेंट बॉडी से ये यहाँ से डिटैच होता है, कट होता है। और जब ये यहाँ से कट होता है तो ये इंडिपेंडेंटली अपना अपना एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने के लिए स्टार्ट करता है। तो अगर यहाँ से कट होता है तो ये जो बड है ये टूट के गिरेगा एंड फिर ये जो भी बड था ये बड ऐसे फिर से ग्रो होने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा तो फिर इसमें वही प्रोसेस हो जाएगा बडिंग का, एक पर्टिकुलर साइट के फिर से सेल डिवीजन हो जाएंगे, इसको भी बड तैयार हो जाएगा, वो बड फिर से मैच्योर हो जाएगा, फिर डिटैच हो जाएगा एंड फिर वो इंडिविजुअली ग्रो करेगा। सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग और यही है एक टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम वेजिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके रिप्रोडक्शन करने वाले हैं और इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब है कंटिन्यूएशन। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच parts like root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहां पे उसके वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि वो रूट है और स्टेम है और लीव्स है, ये पार्ट्स एक न्यू प्लांट फिर से तैयार करते हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे? अगर उनको एक अप्रोप्रिएट कंडीशन दिए तो ये ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाते हैं। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल
plants can indeed use such mode of reproduction. Unlike animals, plants can indeed such mode of reproduction. तो हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि रूट्स में कौन से प्लांट्स है जो रूट्स से न्यू प्लांट देते हैं, कौन से प्लांट है वो स्टेम यूज करके न्यू इंडिविजुअल देते हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स है जो लीफ यूज करके न्यू इंडिविजुअल देखे, और इसको हम डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करके लेंगे. सो पहला है रूट. रूट में हम स्टडी करने वाले हैं डेलिया एंड स्वीट पोटैटो. ये जो डेलिया एंड स्वीट पोटैटो है, इनका अगर हमने रूट लिया और वो रूट को अगर हमने फिर से ग्रो करने के लिए स्टार्ट किया, अगर उसको सॉइल में उसको इंसर्ट करके अगर उसको स्टार्ट किया ग्रो करने के लिए, तो उससे से हमें और एक न्यू प्लांट मिलेगा स्वीट पोटैटो का, हमें और एक न्यू प्लांट मिलेगा डेलिया का. सो यहाँ पे रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है. देन स्टेम में हम देखने वाले हैं पोटैटो एंड जिंजर. पोटैटो और जिंजर तो बहुत ही कॉमन है, हमने देखा है सब लोगों ने. तो पोटैटो और जिंजर भी अगर कट करके हमने उसको सॉइल में डाल के पानी डाला तो ये भी फिर से ग्रो होके एक न्यू प्लांट पोटैटो का, एक न्यू प्लांट जिंजर का दे सकते हैं. फिर नेक्स्ट आएगा लीफ. लीफ में हम देखने वाले हैं ब्रायोफाइलम एंड बेगोनिया. ये जो प्लांट है, इस प्लांट में लीफ के थ्रू हम एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. ब्रायोफाइलम का लीफ, अगर एक प्लांट का लीफ लिया और उसको अगर ग्रो करने के लिए स्टार्ट किया तो हमें और एक ब्रायोफाइलम का प्लांट मिलेगा. बेगोनिया का लीफ लेके अगर उसको ग्रो करने के लिए स्टार्ट किया तो हमें और एक बेगोनिया का प्लांट मिलेगा. This property of vegetative propagation is used in methods such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, roses, grapes for agriculture purposes. तो ये जो प्रॉपर्टी है प्लांट्स की, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट ग्रो करने की, न्यू इंडिविजुअल ग्रो करने की जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम और एक थोड़े मेथड्स है जो कर सकते हैं, जैसे कि लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है. तो ये मेथड्स में भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि शुगर केन का प्लांट है, रोजेस का प्लांट है, ग्रेप्स का जो प्लांट है, ये सभी प्लांट्स में हम रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड यूज कर सकते हैं. इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, वो कौन से अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे. So advantages of vegetative propagation are: first one, plants raised by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. देखो ये बहुत ही important advantage है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो भी प्लांट्स हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके ग्रो करते हैं वो प्लांट्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी देते हैं. और किससे जल्दी देते हैं, ऐसे प्लांट्स जो सीड ग्रो करके तैयार हुए हैं, सीड को प्लांट्स करके जो तैयार हुए हैं, उनसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के बाद जो प्लांट्स तैयार होते हैं वो बहुत जल्दी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स देते हैं. तो आप यहाँ पे सोच सकते हो, जब हम किसी सीड को सॉइल में डाल के उसको ग्रो करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें उस सीड को सॉइल में डालना पड़ेगा. जैसे कि तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करो कि यहाँ पे सीड है, तो पहले हमें इस सीड में सॉइल में डालना पड़ेगा. तो ये सभी यहाँ पे सॉइल है. फिर हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे हमें सॉइल लिखना है, हाँ ओके. सो फिर यहाँ पे हमें इसको डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है, एंड इस वाटर के वजह से ये सीड मॉइस्ट हो जाएगा. एंड जैसे ही मॉइस्ट होता है, इस सीड से स्प्राउट्स तैयार होते हैं, स्प्राउट्स ग्रो होते हैं. एंड एक स्प्राउट जो है वो रूट दे देगा और दूसरा जो है वो क्या देगा, स्टेम. एज अ स्टेम ग्रो हो जाएगा. और ऐसे करते करते छोटा स्प्राउट आएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, एंड बाद में इसको लीव्स आएंगे ऐसे, फिर ये ग्रो हो जाएगा, फिर इसको ब्रांचेस आएंगे, फिर उसको फ्लावर्स आएंगे, एंड आफ्टर फ्लावर्स वी विल गेट द फ्रूट्स. तो इसको बहुत टाइम चाहिए, पहले वो सीड मॉइस्ट होना चाहिए, फिर उसमें से स्प्राउट्स आने चाहिए, फिर एक
रेडिकल जो है वो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लूम्यूल जो है वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लांट बड़ा होना चाहिए, बाद में हमें फ्लावर्स मिलेंगे और बाद में फ्रूट्स, तो इसके लिए वेट करना है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स तैयार होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, सीड्स तो यूज नहीं करते, डायरेक्टली हम किसी स्टेम का पार्ट या फिर रूट का पार्ट या फिर लीफ का पार्ट डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉइल में डाल देते हैं, तो यहाँ पे वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रोन रहता है, इसको छोटा सा एक बड आया रहता है, उस बड से डायरेक्टली प्लांट ग्रो होता है। सो यहाँ पे जो हम सीड को ग्रो करने का जो टाइम है वो यहाँ पे हमें नहीं लगेगा, और इसी की वजह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी प्लांट हम ग्रो करेंगे वो बहुत जल्दी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देते हैं कंपेयर टू द प्लांट्स विच आर ग्रोन बाय यूजिंग सीड्स। तो ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है, such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds। थोड़े ऐसे प्लांट्स है जो सीड्स तैयार नहीं कर सकते, तो उन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और कोई तो दूसरा तरीका रहना चाहिए। अगर हमने वो सीड्स नहीं दे सकते करके ऐसे ही छोड़ दिया तो वो हमारे पास प्लांट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये जो प्लांट्स है, बनाना का है, ऑरेंज का है, रोजेस का है, जैस्मिन का है, इसका हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेके अगर ग्रो करने के लिए ट्राई किए, अगर हमें न्यू प्लांट मिलता है तो ये बहुत अच्छा मेथड है इनकी जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए। सो दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच प्लांट्स विच कैनॉट गिव सीड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics। मतलब यहाँ पे हम सीड तो नहीं तैयार कर रहे। जब कोई सीड तैयार होता है तो कैसे होता है, एक सेल जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल वो डिवाइड होके दो सेल्स देता है, और जब ये दो सेल्स दे रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे जब सेल डिवीजन हो रहा है तब क्या होता है, इसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कॉपी होता है। आप लोगों को याद होगा कॉपी होता है, और जब कॉपी होता है तो वो जो प्रोसेस है वो रैशनल है, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से हो रहा है, वो एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं करेगा। तो जो पेरेंट का डीएनए उससे ये जो सेल्स का डीएनए वो थोड़ा अलग रहेगा, इस पेरेंट से ये सेल का डीएनए थोड़ा अलग रहेगा, तो इस सीड से जो प्लांट ग्रो करेगा वो थोड़ा ना थोड़ा तो अलग रहेगा ही पेरेंट से। इस सीड से जो आप प्लांट ग्रो करोगे वो भी थोड़ा ना थोड़ा अलग रहेगा। किससे अलग रहेगा, पेरेंट से अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है वो एग्जैक्टली सेम नहीं है पेरेंट से। क्यों सेम नहीं है, वो भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। यहाँ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं है पेरेंट से, तो यहाँ का जो प्लांट हो जाएगा, यहाँ का जो न्यू प्लांट मिलेगा आपको, ये थोड़ा बहुत अलग ही रहेगा पेरेंट से। एंड इवन इस सेल से जो भी तैयार हो जाएगा वो भी प्लांट थोड़ा अलग रहेगा। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सीड्स को तो यूज कर ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कि ये एक प्लांट है, यहाँ पे ये प्लांट है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही छोटा प्लांट ड्रॉ किया और ये इसके लीव्स है ऐसे। तो मैं अभी क्या करती हूँ, इसका ये यहाँ का जो ये ब्रांच है ये कट करती हूँ यहाँ से, और इस कट करके इस वाले ब्रांच को लेके मैं फिर से ग्रो करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये स्टेम लेती हूँ और इस स्टेम को मैं सॉइल में यहाँ पे इंसर्ट करती हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, ये जैसे ही मैंने इसको सॉइल में इंसर्ट किया ये ग्रो होने के लिए स्टार्ट हो गया। तो मैंने सेल डिवीजन किया ही नहीं, मेन पेरेंट प्लांट का एक पार्ट लेके ग्रो करने के लिए स्टार्ट किया। इसीलिए जो न्यू प्लांट तैयार होता है वो न्यू प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली इक्वल रहते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल डिवीजन किया ही नहीं, सीड के लिए भी वेट नहीं किया, डायरेक्टली इसका एक पार्ट लेके ग्रो किया, और इस पार्ट में वही सेल है जो इस पेरेंट्स में है। इसीलिए ये न्यू प्लांट हमें एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह सेम ही मिलेगा। तो ये है इसके थोड़े एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, और इसी को और थोड़ा डिटेल में हम
डायग्राम के हेल्प से अभी स्टडी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, वो है स्टेम का। तो स्टेम में हमने लिया था पोटैटो। तो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो पोटैटो का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में यहाँ पे थोड़े ब्लैक स्पॉट्स आप लोग को दिख रहे होंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ब्लैक स्पॉट्स है। इवन अगर आपने पोटैटो अपने घर में वगैरह देखा है तो पोटैटो के ऊपर ऐसे थोड़े बहुत तो थोड़े पैचेस रहते, स्पॉट्स रहते। ये स्पॉट्स क्या है? दीज आर बड्स। ये बड्स है। जब कभी भी पोटैटो हम लेके आते हैं मार्केट से तो वो क्लीन रहते हैं, लेकिन जब उनको हम स्टोर करके बहुत दिनों के लिए रखते हैं तब उनके ऊपर ऐसे बड्स ग्रो होते हैं। ये बड्स मतलब क्या है? ये ऐसी जगह है जहां से न्यू प्लांट ग्रो होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जब भी कभी पोटैटो के ऊपर ऐसे बड्स तैयार होते हैं, अगर हम उनको यूज नहीं किए तो ये बड्स ऐसे ही ग्रो होते ही जाते हैं। तो जब पोटैटो का जब भी कभी ग्रो करने का प्रोसेस होता है तब क्या करते हैं ये सभी जो भी कोई खेती करने वाले लोग होते हैं वो कैसे करते हैं? एक पोटैटो को लेते हैं और एग्जैक्टली उसको दो पीस में डिवाइड करते हैं। ये बड्स को देख के, बड्स का पोजीशन देख के ऐसे दो पीस में डिवाइड करते हैं, और ये वाला पीस जिसमें थोड़े बड्स है और ये वाला पीस जिसमें थोड़े बड्स है, इनको सेपरेटली सॉइल में रख देते हैं और उनको पानी डाल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये सभी सॉइल है तो ये वाला पीस यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ये इसके बड्स है ऐसा हाफ पीस, और यहाँ सॉइल में दूसरा वाला पीस रखते हैं, ये इसके बड्स है। और इसके ऊपर जब वो वाटर डालते हैं, पानी डालते हैं, हम खेत में पानी डालते ही हैं, स्प्रिंकल करते हैं, वाटर इरिगेशन करते हैं, तो जब पानी डालते हैं उस पानी के हेल्प से ये बड जो है ये और थोड़ा फास्ट ग्रो होते हैं और यहाँ से हमें एक स्टेम मिलता है और ये तैयार होता है ये न्यू इंडिविजुअल। वैसे ही ये वाला पीस फिर से ग्रो होता है और ये एक देता है न्यू इंडिविजुअल। और तभी जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है यहाँ पे रूट्स ग्रो होते हैं एंड फिर से पोटैटो हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे हम एक पोटैटो से यहाँ दो प्लांट को ग्रो किए, तो यहाँ पे ना हमने कोई सीड यूज किया, कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली स्टेम को ही यूज किया और दो इंडिविजुअल्स को तैयार किया। ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वैसे ही और एक एग्जांपल वो है स्वीट पोटैटो। यहाँ पे हम रूट को यूज कर रहे हैं। तो स्वीट पोटैटो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे अलग है, कौन से भी शेप में आपको स्वीट पोटैटो मिलते हैं। जैसे हमारा पोटैटो है वैसे ही स्वीट पोटैटो के ऊपर भी आपको ऐसे थोड़े पोजीशंस मिलेंगे जहां पे बड ग्रो होते हैं। एंड सेम पोटैटो की तरह स्वीट पोटैटो को भी अलग अलग पीस में ऐसे कट करते हैं और हर एक पीस को अलग अलग ग्रो करते हैं एंड वहां से भी हमें इसी तरह प्लांट्स अलग अलग मिलते हैं। तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। फिर आया एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ये लीफ का है। ये एक लीफ है ब्रायोफाइलम का। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लीफ का मार्जिन है यहाँ पे, और इस मार्जिन पे आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये बड्स है। तो यहाँ पे बड, जब भी प्लांट मैच्योर होता है, जब लीफ मैच्योर होते हैं तो यहाँ पे इस कॉर्नर्स पे ये यहाँ पे बड तैयार होते हैं और इसी बड से हमें न्यू प्लांट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अगर हमें ये प्लांट फिर से ग्रो करना है, ये मेन प्लांट है तो यहाँ मेन प्लांट से इस लीफ को कट करना है एंड इस लीफ को हमें सॉइल में लगा देना है। तो ये हमारी सॉइल है। इस सॉइल में हम उस लीफ को ऐसे रख देंगे और पानी वगैरह इरिगेशन करेंगे। तो जहां जहां पे वो बड है वहां से फिर से हमें एक नया प्लांट मिलेगा। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग लीफ। और जो और एक मेथड है वो शुगर केन में भी हम वैसे कर सकते हैं। तो शुगर केन में क्या करते हैं आपको पता है? शुगर केन में ऐसे यहाँ पे शुगर केन दिखता है, ये अलग अलग पोर्शन में ऐसे शुगर केन सेपरेट हुआ रहता है, ये पे यहाँ पे बॉर्डर रहती है अलग अलग ऐसे, और इस बॉर्डर पे जहाँ पे सेपरेट हुए हैं दो पोर्शंस, यहाँ पे एक बड आई की तरह पोर्शन रहता है। उसको एक्चुअली थोड़े बहुत लैंग्वेजेस में आई भी बोलते हैं, आई। तो ये आई मतलब क्या है? ये एक बड ही है, तो ये बड है। तो इस पोर्शन को, ये बड है, तो अभी हमें क्या करना है, इस बड से न्यू प्लांट ग्रो होने के चांसेस है।
तो शुगर केन कैसे ग्रो करते हैं? शुगर केन को ऐसे पीसेस में कट करते हैं जैसे कि हर एक पीस में एक बड हो। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे कट किया, फिर यहाँ पे कट किया, और फिर इमेजिन करो यहाँ पे कट किया। तो इस पोर्शन में ये बड है एंड इस पोर्शन में ये बड है। तो अभी हमें क्या करना है, सॉइल के अंदर इस शुगर केन के पीसेस को हमें ऐसे रख देना है, ऐसे, ये वाला बड है ऊपर की तरफ। फिर और एक ले लो आप, तो यहाँ पे ये वाला बड है, और ये हमारे सभी उसके ऊपर हमने सॉइल डाल दिया। तो जब हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं, थोड़े दिनों के बाद ये जहाँ पे बड है वहां से हमें एक और प्लांट ग्रो होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी हमने कोई भी सीड वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने स्टेम को यूज किया। शुगर केन मतलब ये स्टेम है, तो उस स्टेम को ही यूज करके हमने नए प्लांट्स को ग्रो किया है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल्स हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, विदाउट सीड, सीड के बिना ही हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके एक न्यू प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। इसमें ही और एक दो मेथड्स है, जैसे कि और एक है वो लेयरिंग है और एक है वो ग्राफ्टिंग है। तो उसको भी हम थोड़ा बहुत एक्चुअली और एक प्रोसेस है जो है ग्राफ्टिंग, जहां पे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड ही यूज करने वाले हैं। सो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट के टिश्यूज को कनेक्ट करते हैं और उसको टाई करके रखते हैं, एंड फिर वहां पे वो टिश्यू अपने आप ग्रो होने के लिए स्टार्ट होते हैं और दोनों कंबाइन होके हमें न्यू प्लांट मिलते हैं। जैसे कि इमेजिन करो हमारे पास रोज का प्लांट है, रोज, और यहाँ पे जो मैंने प्लांट अभी ड्रॉ किया है, इमेजिन करो, आई विल ड्रॉ वन प्लांट। एक यहाँ पे प्लांट को ड्रॉ करती हूँ, ये इसके लीव्स है, ये ऐसे। तो ये जो प्लांट है, ये इमेजिन करो व्हाइट रोज का है, ये व्हाइट है, एंड मैं और एक प्लांट लेती हूँ, रोज का ही लेती हूँ, तो ये समझो रेड रोज का प्लांट है। तो इसको भी मैं ऐसे ही सिंपल में डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। दिस इज द स्टेम, ये इसके ब्रांचेस है, ये इसके लीव्स है, ऐसे। तो अभी हमें ग्राफ्टिंग कैसे करना है, what we will do, we will take one small portion of stem of white rose and one small portion of stem of red rose। तो मैंने ये लिया स्टेम, ये किसका स्टेम है, ये समझो ये व्हाइट का है, व्हाइट रोज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाइट रोज, एंड और एक लेती हूँ पोर्शन ये वाला, ये भी स्टेम है, एंड ये समझो हमारे रेड रोज का है, ये रेड रोज। तो अभी क्या करना है, ये सभी स्टेम्स है एक्चुअली, ये दोनों भी स्टेम का एक पीस है, स्टेम के पीस है दोनों प्लांट्स के। अभी हम इन दोनों पीस को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा स्लाइस करते हैं, ऐसे इसको कट करते हैं, यहाँ पे, यहाँ से ये जो डार्क पोर्शन है रेड वाला वो कट करके फेंक देते हैं, एंड वैसे ही नीचे ये स्टेम को भी कट करते हैं, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे एक पीस कट करते हैं। तो ऊपर का भी डार्क पोर्शन कट करके फेंक देते हैं, नीचे वाले स्टेम का भी ये डार्क रेड पोर्शन कट करके फेंक देते हैं, और इन दोनों स्टेम के टिश्यूज को ज्वाइन करते हैं। तो वो आपको कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे देखो, ये एक स्टेम था, ये ऐसे कट किया था क्योंकि हमने वो डार्क पोर्शन को फेंक दिया, और ये दूसरा स्टेम था, उसके भी एक डार्क पोर्शन को फेंक दिया, तो ये ऐसे। सो दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाके इसको कंप्लीटली यहाँ पे कॉटन डाल के, प्लास्टिक डाल के ऐसे टाई करके रखते हैं। एंड फिर यहाँ पे जब ये प्लांट ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी सेल्स है वो सेल डिवीजन होते होते ग्रो होने के लिए स्टार्ट करते, यहाँ के भी सेल डिवीजन करके ग्रो होने के लिए स्टार्ट करते, और स्लोली स्लोली ये दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, और एक प्लांट ये नया अपने आप इंडिविजुअली ग्रो होने के लिए स्टार्ट होता है। फिर इसको भी यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएंगे, लीव्स, फ्लावर्स सब आएंगे। लेकिन क्योंकि हमने दो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स किया है, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स किया है, तो इसके जो भी फ्लावर्स आएंगे वो आपको ना ही व्हाइट आएंगे ना ही रेड,
उनका कलर मिक्स रहेगा, तो यहाँ के जो रोज रहेंगे वो आपको कौन से मिलेंगे, वो पिंक कलर के मिलेंगे। तो ये प्रोसेस है ग्राफ्टिंग। एंड लेयरिंग का मतलब क्या है? लेयरिंग का मतलब है एक ऐसा प्लांट जो, इमेजिन ये सॉइल है और ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम अभी भी अटैच ही है अपने मेन पेरेंट से, ये पेरेंट है, तो इस पेरेंट से ये अभी भी अटैच है एंड ये ग्रो होता है और जब कभी ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है, ये सभी सॉइल है नीचे, जब भी कभी वो स्टेम सॉइल के कांटेक्ट में आता है, इसको फिर से रूट्स ग्रो होने के लिए स्टार्ट होते हैं। और जैसे ही ये पेरेंट से अपने कट होता है, जैसे ही अपने पेरेंट से ये कट होता है, तब ये प्लांट अपना फिर से इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। लेयर में, लेयर मतलब ये सॉइल के ही लेयर से ही, सॉइल के ही लेवल से ग्रो होते जाता है। तो अभी ये प्लांट जो है नया तैयार हुआ, ये ग्रो होता है, फिर इसका स्टेम जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे भी रूट्स ग्रो होते हैं। ये रूट्स कब ग्रो हो रहे हैं? जब वो स्टेम पेरेंट से कांटेक्ट में है तब। एंड जब यहाँ से पेरेंट से कनेक्शन कट होता है, तब फिर से ये अपना इंडिविजुअली ग्रो होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। मैंने आपको क्या बोला, ये प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम पेरेंट्स के ही कांटेक्ट में रहता है एंड जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तब वहां पे रूट्स ग्रो होते हैं एंड आफ्टर ग्रोइंग द रूट्स फिर वो पेरेंट से डिटैच होता है एंड जैसे ही डिटैच होता है वो अपना इंडिविजुअली फिर से ग्रो करते हैं। तो ऐसे लेयर्स में ग्रो होते जाता है। तो ये है लेयरिंग। यहाँ पे भी हमने सेम पेरेंट प्लांट के ही एक वेजिटेटिव पार्ट को यूज किया, स्टेम को, एंड दूसरा प्लांट तैयार किया, फिर वो पेरेंट हो गया, फिर उसका यूज किया, फिर तीसरा प्लांट तैयार हो गया। तो इसको हम बोलते हैं लेयरिंग और इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। सो ये भी दो मेथड है जहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोसेस ही यूज होता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का क्लास वीडियो क्लियरली मैंने हर एक डायग्राम को ड्रॉ करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसके एग्जांपल्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब आपको याद रखना है एग्जाम्स के लिए। अभी हम देखेंगे हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन का टॉपिक है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, टिश्यू कल्चर। इसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। In tissue culture, new plants are grown by removing tissue or separating cells from the growing tip of a plant। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम एक नया प्लांट ग्रो करेंगे, एक नया इंडिविजुअल प्लांट ग्रो करेंगे। कैसे ग्रो करने वाले हैं? बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी एक पेरेंट प्लांट जो हम कंसिडर करेंगे, एक प्लांट को अगर हमने पेरेंट प्लांट की तरह कंसिडर किया, तो उस पेरेंट प्लांट का एक टिश्यू को हम लेने वाले हैं, टिश्यू को, नहीं तो उसके रूट्स के, नहीं तो उसके स्टेप के जो टिप पे जो ग्रोइंग सेल्स है, वो ग्रोइंग सेल्स को हम लेने वाले हैं। आइदर we will take a tissue or we will take cells from the growing tip of a plant। तो ग्रोइंग टिप मतलब कौन से होते हैं? स्टेम भी ग्रो करती रहती है, रूट्स भी ग्रो करते रहते हैं। तो रूट के टिप के सेल्स को ले लो, नहीं तो स्टेम के टिप के सेल्स को ले लो, उनको हम बोलते हैं ग्रोइंग सेल्स। तो वो पोर्शन हम लेने वाले, नहीं तो कौन सा भी एक टिश्यू उस प्लांट का लेंगे। एंड इन दोनों को, ऐसे पोर्शंस को लेके हम क्या करने वाले हैं, एक नया प्लांट तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, टिश्यू को लेके कर रहे हैं। टिश्यू बोले तो भी वही, और ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट बोले तो भी टिश्यू ही होता है। तो इस टिश्यू को लेके हम नया प्लांट तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हम इस मेथड को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो आगे, the cells are then placed in an artificial medium। तो हम क्या करेंगे, एक प्लांट का टिश्यू लेंगे और उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखेंगे, where
दे डिवाइड रैपिडली, जहां पे वो टिश्यू जो है वो डिवाइड होता है रैपिडली, बहुत फास्ट वो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कॉल्ड कैलस। तो वहां पे तैयार होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम बोलते हैं कैलस। The callus is transferred to another medium containing hormones। अभी हम क्या करेंगे, उस कैलस को लेंगे एंड उसको ट्रांसफर करेंगे एक ऐसे कंटेनर में जहां पे हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। कौन से हॉर्मोन्स? इट मे बी ऑक्सिन और इट मे बी साइटोकिनिन, जिनको हम ग्रोथ हार्मोन और डिफरेंशिएशन हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो ये हॉर्मोन्स हम उस कंटेनर में लेंगे और उस कंटेनर में हमें इस कैलस को ट्रांसफर करना है। The plantlets are then placed in the soil so that they can grow into mature plants। तो जैसे ही हम उस कंटेनर में रखेंगे जिसमें हॉर्मोन्स है, वहां पे उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है और फिर तैयार होते हैं प्लांटलेट्स। और फिर वो प्लांटलेट्स को हम लेंगे और सॉइल में ग्रो करेंगे जब तक हमें मैच्योर प्लांट नहीं मिलता। मतलब हमने एक टिश्यू से कैलस तैयार किया, ग्रुप ऑफ सेल्स, और उस ग्रुप ऑफ सेल को हमने अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करके बहुत सारे कंटेनर्स में रख दिया। तो उस एक टिश्यू से हमें बहुत सारे न्यू प्लांट मिल सकते हैं। आगे देखेंगे, यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। तो यहाँ पे जो भी कंडीशन हम मेंटेन करने वाले हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल मीडियम और हार्मोन्स को रखना, वो सभी हम एक डिसीज फ्री कंडीशन में करेंगे ये प्रोसेस, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे जो भी टिश्यू कल्चर होता है, वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हम एक ही पेरेंट से तैयार करेंगे। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर है, मैक्सिमम मोस्टली ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज होता है। ऑर्नामेंटल जो शो वाले जो प्लांट्स रहते हैं, उनमें ये टेक्निक ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। और एक इसने डिस्कवर किया है, हैबरलैंड इन 1902 was the first to demonstrate plant tissue culture। तो प्लांट्स में जो टिश्यू कल्चर है, ये इस साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है 1902 में। हैबरलैंड ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया है, जिसको हम बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। अभी इसी को हम डायग्राम के हेल्प से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये एक वॉच ग्लास है, पेट्री डिश बोल सकते हैं आप, वॉच ग्लास पेट्री डिश। यहाँ पे ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है जो इस टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल मीडियम है जो क्या देगा, इस टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स देगा ग्रो होने के लिए। और जैसे ही हम उस टिश्यू को लेते हैं, ये टिश्यू क्या करता है, डिवाइड होता है। एक टिश्यू डिवाइड होके 2 होते हैं, फिर वो टिश्यू डिवाइड होके 4 होते हैं। ऐसे होते होते ये मास ऑफ सेल्स तैयार होता है और इस मास ऑफ सेल को हम बोलते हैं कैलस, ग्रुप ऑफ सेल्स कैलस। जैसे ही हमें कैलस तैयार मिलता है, रेडी होता है, इस कैलस को हम अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे एक अलग कंटेनर्स में जहां पे प्रेजेंट है हॉर्मोन्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, जैसे कि ऑक्सिन्स एंड साइटोकिनिन्स। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिए है, 1, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये जो भी है ये मीडियम है अगेन, जिसमें हॉर्मोन्स मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम रहेगा। ये भी यहाँ पे मीडियम है, ये यहाँ पे मीडियम है। एंड इस कैलस में से थोड़ा पार्ट हमने इसमें डाल दिया, एक पार्ट हमने इसमें डाल दिया और एक पार्ट जो है वो हमने थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो जैसे ये कैलस यहाँ पे आता है, आप देख सकते हैं ये कैलस है। और हमने जब ऑक्सिन और साइटोकिनिन हॉर्मोन्स को यहाँ पे ऐड करने के बाद में एक पर्टिकुलर पोर्शन में विद द हेल्प ऑफ मीडियम ये कैलस ग्रो होने के लिए स्टार्ट होता है। एंड सम ऑफ द पोर्शन विल बिकम रूट एंड सम ऑफ द पोर्शन विल बिकम स्टेम। एंड ऐसे हमें ये प्लांटलेट्स मिलते हैं, तो इनको बोलते हैं प्लांटलेट्स।
प्लांटलेट्स। तो यहाँ पे देखो, एक टिश्यू से हमने सिर्फ सिंपल एक टिश्यू लिया था, उस टिश्यू से हमें मिला कैलस, एंड इस कैलस से हमें मिले 3 प्लांटलेट्स। अब इस तीनों प्लांटलेट्स को हम लेंगे एंड ये है हमारा सॉइल, इस सॉइल में हम इनको ग्रो करेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वाला जो है प्लांटलेट वो यहाँ है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब वाला यहाँ है, थर्ड टेस्ट ट्यूब वाला यहाँ है। तो हमें एक टिश्यू से कितने मिले, हमें 3 प्लांट्स मिल गए। तो यहाँ पे ये 3 प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं जब तक ये मैच्योर नहीं होते। तो इस टेक्निक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। एक्चुअली ये ऐसे टाइम पे जो यूज होता है जब एक प्लांट है और वो ट्रेडिशनली हम उसको ग्रो नहीं कर सकते। तो अगर ट्रेडिशनली उसको ग्रो नहीं कर सकते तो और कोई टेक्निक यूज करो एंड देन यू कैन ग्रो द प्लांट। तो हम वहां पे वैसे केसेस पे टिश्यू कल्चर टेक्निक यूज करके उसके प्लांटलेट्स तैयार कर सकते हैं। सो दिस वाज वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टॉपिक विच वाज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे जाएंगे। अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट टेक्निक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन मेथड। तो इसको अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? इवन इन मेनी सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। थोड़े सिंपल लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में और एक थोड़े टेक्निक भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये स्पोर फॉर्मेशन है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। हमने ब्रेड की एक्टिविटी देखी थी जो है एक्टिविटी 7.2। उस 7.2 एक्टिविटी पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर ब्रेड के ऊपर थोड़ा पानी स्प्रेड करके उसको अगर एक मॉइस्ट कंडीशन में अगर रखते हैं एंड इफ यू ऑब्जर्व दैट ब्रेड फॉर 1 वीक, उसके ऊपर एक ब्लैक पोर्शन कंटिन्यू होते जाता है, कंटिन्यूसली ग्रो होते जाता है, स्लोली वो ब्लैक पोर्शन बढ़ता जाता है। और अगर उस ब्लैक पोर्शन को हमने लेके माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइफे, और वो एक फंगस था जिसका नाम था राइजोपस। तो यही है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड इन द एक्टिविटी 7.2 अबोव आर कॉल्ड हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, जिसका फंगस का नाम है राइजोपस। दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये कैसे दिखता है हमें जब हम देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप में? थ्रेड लाइक मतलब आपको ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ब्रेड के ऊपर दिखते हैं लाइक दिस। एंड इसी को, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं हाइफे। ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है इस फंगस का, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता, रिप्रोडक्शन करने वाला पार्ट अलग है, अभी हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये है हाइफे जो थ्रेड लाइक हमें दिखते हैं। अभी हम जाएंगे आगे। सो they are not reproductive parts. On the other hand, the tiny blob on a stick structures are involved in reproduction. यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लॉब है इस थ्रेड के ऊपर, ये जो थ्रेड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं ये ऐसे है, ये थ्रेड है, ये वही थ्रेड है जो मैंने वहां पे ड्रॉ किया है। अगर माइक्रोस्कोप में डिटेल में आपने देखा तो वो ऐसे दिखते हैं। तो इस थ्रेड्स के ऊपर एक टाइनी छोटे छोटे ब्लॉब जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। ये जो पार्ट्स है ये रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। these blobs are called sporangia. इन ब्लॉब्स को बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका स्पोरेंजिया है, हम इसको लेबल करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्पोरेंजिया है। विच कंटेन सेल्स, इसके अंदर रहते हैं सेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे ड्रॉ किए, तो ये सेल्स है और इस सेल को हम बोलते हैं स्पोर्स।
जो रिस्पॉन्सिबल है न्यू इंडिविजुअल देने के लिए, स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स एज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर होता है, जब ये ब्लॉब मैच्योर होता है, ये बर्स्ट होता है, और जैसे ही बर्स्ट होता है इसमें से ये सभी स्पोर्स बाहर आते हैं। और एक बार ये बाहर आ गए, इसको बहुत हार्ड कवरिंग रहता है। अगर आपने स्पोर को थोड़ा नजदीक से देखा, इफ यू ऑब्जर्व इट क्लोजली, इसको बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग कोटिंग रहती है। ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ये है एक सिंगल स्पोर जिसका कोटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये जो स्पोर जैसे ही बाहर आते हैं, ये विंड के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, पानी के थ्रू यहां वहां मूव होते रहते हैं। एंड जब भी कभी उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, फिर वो एक एक स्पोर स्टार्ट होते हैं ग्रो होने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो ये एक स्पोर है जो ग्रो होने के लिए स्टार्ट हुआ, ये एक है जो ग्रो होने के लिए स्टार्ट करेगा, और फिर एक स्पोर देगा एक इंडिविजुअल राइजोपस, ये इंडिविजुअल राइजोपस देगा, ये इंडिविजुअल राइजोपस देगा, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे राइजोपस तैयार हो जाते हैं। तो ये टेक्निक है स्पोर फॉर्मेशन। इसका एडवांटेज क्या है वो देखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेज पूछते हैं। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। अभी जस्ट मैंने आपको बोला, ये जो स्पोर्स है एक थिक वॉल से कवर रहते हैं, दैट प्रोटेक्ट्स देम अंटिल दे कम इन कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। इसका मतलब है जब ये स्पोरेंजिया ब्रेक होके स्पोर्स बाहर आते हैं, ये स्पोर जैसे ही बाहर आते हैं वो मूव होते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, बर्ड्स, बटरफ्लाईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जैसे उनके साथ ये मूव होते कहाँ पे, तो जाके वो गिर जाते हैं। लेकिन वो वहां पे गिरने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं होते, बिकॉज उनका वॉल बहुत थिक है, कवरिंग बहुत थिक है, वो बहुत सालों तक ऐसे ही रहते। जब भी कभी उनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलता है, जब वो एक पानी के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्ट कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो ग्रो होने के लिए स्टार्ट होते हैं। ऐसे नहीं है जैसे कि नॉर्मल सीड। एक्चुअली आपने नॉर्मल सभी सीड्स को अगर देखा, अगर ये सीड है उसको अगर प्रॉपर वाटर मिलता है, प्रॉपर कंडीशंस फेवरेबल मिलते हैं, तो ये ग्रो होने के लिए स्टार्ट होता है, और एक स्टेम तैयार हो जाएगा, एक रूट तैयार हो जाएगा, और ऐसे ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। लेकिन इमेजिन अगर यहाँ पे पानी बहुत आ गया, अगर पानी यहाँ पे बहुत आता है, तो ये सीड ग्रो नहीं होता, उल्टा है सीड ज्यादा पानी होने के वजह से ये खराब हो जाएगा। और अगर पानी कम है, अगर वाटर बहुत लेस है, वाटर इज लेस, अगर यहाँ पे ड्राई कंडीशन है, तो भी सीड को पानी नहीं मिलता, इसीलिए सीड सूख जाता है और आपको न्यू प्लांट नहीं मिलता, न्यू इंडिविजुअल नहीं मिलता। लेकिन इन केस ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स का जो कवरिंग है वो इतना हार्ड है, ज्यादा पानी हुआ, कम पानी हुआ, तो भी उस कंडीशन में वो स्ट्रांग रहता है, और जब भी कभी उसको लगता है कि ये कंडीशन अभी फेवरेबल है, तो ये ग्रो करने के लिए स्टार्ट करता है। ये है इस मेथड का एडवांटेज, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन का एडवांटेज, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। सो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आया है। तो यहाँ पे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स को स्टडी किया है। हमने स्टार्ट किया था फ्यूजन से। फ्यूजन में हमने देखा बाइनरी फ्यूजन, फिर बाद में हमने देखा मल्टीपल फ्यूजन, उसके बाद में नेक्स्ट टाइप था फ्रैगमेंटेशन, फिर हमने देखा रीजनरेशन, फिर बाद में बडिंग को देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग भी देखा, एंड बाद में अभी हमने देखा स्पोर फॉर्मेशन। सो ये सभी टेक्निक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को इसके एग्जांपल्स याद रखना है। आई होप आपको ये समझ में आया है, टॉपिक हेल्प हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।